So let's start solving the activities from the miscellaneous exercise. These activities are basically the sums that we were doing normally, just in the format of fill in the blanks. You know, some parts are missing and we have to fill them up. So they're quite easy. Now, I found many errors in the textbook in the activities section. So I guess that is because it is a new textbook. So we'll try to solve and adjust the questions so that we can solve them correctly. So the first question is find the graphical solution for the following system of linear inequations. तो यहाँ पे हमें सिर्फ solution ढूंढना है और कुछ नहीं बोला है, इसका shaded region ढूंढना है हमें. तो हमारे पास दो lines है, दो inequations और उनको बोला गया है हमें कि उसको हमें plot करना है. तो वो भी सारा table से बना के ही दिया हुआ है. So पहली line बनाने के लिए हमें दो पॉइंट्स की जरूरत है. तो उसमें अगर हम y को 0 रखते हैं यहाँ पे, तो हमें x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 40/8 विच इज इक्वल टू 5. तो हमारा पॉइंट आता है 5,0. एंड नेक्स्ट अगर हम x के बदले 0 रखते हैं तो हमें y की वैल्यू आती है 8. तो हमारा पॉइंट आता है 0,8. ओके, नाउ फॉर द लाइन 2 विच इज 4x plus 5y is equal to 40. Here if I put y के बदले 0 तो मुझे मिलता है x is equal to 40/4 which is 10. And next if I put x की जगह पे 0 then I get y is equal to 40/5 which is 8. So my points are 10,0 and 0,8. Both are on the origin side of the line क्योंकि lesser than equal to है. यहाँ पे अगर 0 और 0 पुट करेंगे तो हमें 0 is less than 40, 0 is less than 40 ये करेक्ट है. तो दोनों ही ओरिजिन साइड पे है. अब इन लोग ने ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में डायग्राम भी बना दिया है, तो ये डायग्राम मैं ड्रॉ कर चुकी हूँ ऑलरेडी. यहाँ पे हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो 5,0 एंड 0,8 है. तो ये 5,0 है एंड यहाँ पे 0,8. नेक्स्ट इज 10,0 एंड 0,8. ठीक है, इन दो लाइन्स को मैंने ड्रॉ कर दिया, ये L1 और ये L2. अब हमें इसमें शेडेड रीजन ढूंढना है. तो दोनों के लिए लेस देन इक्वल ओरिजिन साइड पे है, तो सिर्फ ये छोटा वाला ट्राइंगल होगा हमारा फीजिबल रीजन. सो द कॉमन शेडेड रीजन OABO. तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं फीजिबल रीजन को, मतलब स्टार्टिंग और लास्ट में सेम लेटर, ताकि ऐसे दिखे कि पूरी तरीके से इनक्लोज्ड है. या फिर सिर्फ 3 लेटर्स से भी इसको डिनोट कर सकते हैं जैसे हम अब तक करते आ रहे हैं. ठीक है, दोनों सही है, कुछ रॉन्ग नहीं है. अभी इज द ग्राफिकल सोल्यूशन विद वर्टाइसेस. कौन से वर्टाइसेस है? पहले तो O जिसका कोऑर्डिनेट है 0,0. नेक्स्ट A का कोऑर्डिनेट क्या है? 5,0. एंड लास्ट B का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,8. ठीक है, इसके साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया. मुझे लगता है ये इजियर है हमारे नॉर्मल क्वेश्चन से. अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन में एक्चुअली जो ग्राफ दिया हुआ है वो रॉन्ग लग रहा है मेरे हिसाब से. तो फिर इसमें हम खुद से अपना ग्राफ बनाते हैं. हमारे पास 3 इक्वेशन है और हमें वापस यही चीज करनी है कि हमें इनको प्लॉट करना है, फिर इनका शेडेड रीजन ढूंढना है. तो फर्स्ट के लिए हम पॉइंट्स ढूंढते हैं. अगर मैंने y को 0 रखा तो x विल बी इक्वल टू 15/3 विच इज 5. एंड अगर मैंने x को 0 रखा तो y का वैल्यू आएगा 3. तो मेरे पॉइंट्स है 5,0 एंड 0,3. नेक्स्ट अगर सेकंड वाले में मैंने y को 0 रखा तो आई गेट x इज इक्वल टू 15/2 जो लिख सकते हैं 7.5. एंड नेक्स्ट अगर मैंने यहाँ पे x को 0 रखा तो मुझे मिलता है y इज इक्वल टू 3. नेक्स्ट इन द थर्ड लाइन अगर मैंने y को 0 रखा तो x इज 18/2 विच इज 9. And next if I put x is equal to 0 तो I get y is equal to 6. So हमारे पॉइंट्स यहाँ पे है 7.5,0 एंड नेक्स्ट 0,3 एंड यहाँ पे है 9,0 एंड 0,6. इसका साइन ग्रेटर देन इक्वल टू है, इन दोनों का साइन लेसर देन इक्वल टू है. ठीक है, तो पहले वाले के लिए रीजन हो जाएगा नॉन ओरिजिन साइड
बाकी सब दोनों के लिए होगा ओरिजिन साइड। ओके तो 5,0 मतलब 1 2 3 4 5 यहाँ पे, और 0,3 मतलब इधर, इन दोनों को हमें ज्वाइन करना है। ये हो गई फर्स्ट लाइन, दिस इज 1। नेक्स्ट 7.5,0, 7.5 मतलब हमको 7 और 8 का हाफ लेना है, तो ये 5 था, 6 7 और 8, 7 और 8 का हाफ इज योर दिस पॉइंट टू 0,3, अगेन सेम पॉइंट, तो दिस इज 2, okay, and next we have 9,0 and 0,6. This is 8, this is 9, and last is 6, तो 4 5 and 6 इधर। ठीक है, अब इसको मैं 3 बुलाती हूँ। ठीक है, ये इसका है। नाउ हमें शेडिंग करना है, तो सेकेंड और थर्ड के लिए तो लेसर देन इक्वल टू है, तो इन दोनों के लिए ही ओरिजिन साइड पे है, पर इस वाले के लिए ऊपर की साइड पे है। बराबर, तो क्या रीजन होगा, देखो इसके नीचे है, पर इस वाली लाइन की वजह से इसके भी नीचे है। ठीक है, तो ये ऊपर वाली लाइन का एक्चुअली कोई मीनिंग ही नहीं है, ज्यादा कुछ फायदा नहीं हो रहा है उससे, तो और इसके ऊपर है, तो ये जो बीच का जो पतला ट्रायंगल दिख रहा है वही है हमारा फीजिबल रीजन। ठीक है, चलो अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट द वर्टेक्स क्या है, इसको बुला देते हैं हम ए, और ये क्या है 0,3। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, दिस इज 5,0, तो इसको बी बुला देते हैं, एंड सी यहाँ पे इज 7.5,0। ओके, सो द शेडेड रीजन ए बी सी, वापस ए भी लिख सकते हैं, इज द ग्राफिकल सोल्यूशन विद वर्टाइसेस ए 0,3, बी 5,0 एंड सी 7.5,0. Okay, let's do the next question now. Okay, next question word problem है, Shraddha wants to invest at most 25,000 in saving certificates and fixed deposit. तो इसको दो टाइप की चीजों में इन्वेस्टमेंट करना है, एक सेविंग सर्टिफिकेट में और एक फिक्स्ड डिपॉजिट में। शी वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 10,000 रुपीज इन सेविंग सर्टिफिकेट एंड एटलीस्ट 15,000 इन फिक्स्ड डिपॉजिट। तो पहले तो इसके पास 25,000 है, उसके ऊपर भी इसके कंडीशंस है कि 10,000 तो मिनिमम इसको सेविंग सर्टिफिकेट में डालना ही है और 15,000 तो मिनिमम इसको फिक्स्ड डिपॉजिट में डालना ही है। ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग सर्टिफिकेट इज 5% पर एनम एंड दैट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इज 7% पर एनम। तो सेविंग सर्टिफिकेट में उसको 5% इंटरेस्ट मिल रहा है और फिक्स्ड डिपॉजिट में 7% पर एनम, मतलब पूरे साल का। फॉर्मुलेट द अबव प्रॉब्लम एज एलपीपी टू डिटरमाइन मैक्सिमम ईयरली इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे भी सब कुछ दिया हुआ है, हमें बस फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो लेट x1 अमाउंट इन रुपीज बी इन्वेस्टेड इन सेविंग सर्टिफिकेट एंड लेट x2 अमाउंट इन रुपीज बी इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड डिपॉजिट। दोनों x1 और x2 0 से बड़े होने चाहिए। नाउ फ्रॉम द कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, दैट x1 प्लस x2, मतलब ये दोनों अमाउंट 25,000 से ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। उधर बोला है एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा 25,000 ही होना चाहिए, तो ये साइड 25,000 से कम होनी चाहिए, तो यहाँ पे आएगा लेसर देन इक्वल टू। ओके, शी वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 10,000 इन सेविंग सर्टिफिकेट, ये कम से कम 10,000 तो होना चाहिए।
उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो ये वाली साइड ज्यादा है, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन आएगा। श्रद्धा वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 15,000 इन फिक्स्ड डिपॉजिट, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। टोटल इंटरेस्ट क्या है, उसने x1 अगर डाला सेविंग सर्टिफिकेट में तो उस पर उसको 5% मिलता है, मतलब क्या है ये 5/100 इंटू x1, इतना उसको इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस 7/100 इंटू x2, ये किसके लिए, ये फिक्स डिपॉजिट का है, ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट लग रहा है उसको, ठीक है। जैसे कि आपको बोले कि अगर आपने 100 रुपए डाले तो आपको 5% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपको कितना रुपया मिलेगा, 5 रुपए मिलेंगे ना, तो वही 5% ऑफ x1 एंड 7% ऑफ x2, वैसे मल्टीप्लाई करना है उसको। सो अभी फाइनल LPP लिखते हैं, मैक्सिमाइज 5/100 x1 प्लस 7/100 x2, ओके, सब्जेक्ट टू 3 कंस्ट्रेंट्स है हमारे पास, x1 प्लस x2 इज लेसर देन इक्वल टू 25,000, x1 is greater than equal to 10,000 and x2 is greater than equal to 15,000। अब एक चीज है यहाँ पे x1 एंड x2 is greater than equal to 0 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 10,000 से ही बड़ा है, ये 15,000 से बड़ा है, तो क्या मतलब अभी उसके बाद 0 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं ना, तो इधर ही छोड़ सकते हैं। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The graphical solution of an LPP is shown by the following figure। तो जो फिगर दिया हुआ है एक्चुअली टेक्स्ट बुक में वो मेरे हिसाब से रॉन्ग है, एक्चुअली वो नीचे वाले क्वेश्चन के लिए है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि बस जो टेक्स्ट बुक में इंफॉर्मेशन दिया था वो लिस्ट कर दिया, जिससे हम सेंस कुछ निकाल सकते हैं। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 3x प्लस 2y सब्जेक्ट टू द कंडीशंस गिवन इन द ग्राफिकल सोल्यूशन। तो वही मैंने लिख दिया यहाँ पे कि डायग्राम सीम्स टू बी इनकरेक्ट, बट पता नहीं, मतलब मुझे लग रहा है वो नीचे वाले क्वेश्चन के लिए है, बट देखते हैं, शायद जो रिवाइज्ड एडिशन आएगी उसमें हमें पता चलेगा कि क्या सही में कहना चाहते थे। तो इसमें मैंने क्या किया है कि सारे पॉइंट्स दिए हुए थे, तो मैंने वही सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं। तो ये 0 A और C टेबल में दिया और ये B ऊपर दिया हुआ था, तो मैंने सब ऐसे ही लिख दिया है यहाँ पे, और इसको हम पुट करेंगे इसमें और हमारा फाइनल आंसर निकाल देंगे, ठीक है। तो अगर मैं 0 और 0 इसमें सब्स्टिट्यूट करूँ तो एक्चुअली इन लोग ने आंसर 6 दिया है यहाँ पे, जो भी रॉन्ग है। तो ये 0 है, z इज इक्वल टू 5 इंटू 3 विच इज 15, z इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 12 प्लस 6 18 एंड लास्टली z इज इक्वल टू 6 बराबर। तो द फ्रॉम द अबाउट टेबल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 18 occurs at the point B which is 4,3, that is when x is equal to 4 and y is equal to 3। ओके, तो वही बस ये लास्ट पार्ट ऑफ द करना था, मतलब इन लोग ने ऑलरेडी सब कुछ बना के दिया हुआ था, तो मैं ऐसे ही मानूंगी कि शायद यही बोलना चाहते थे वो लोग, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि क्वेश्चन में क्या दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मुलेट एंड सॉल्व द फॉलोइंग LPP। A company manufactures bicycles and tricycles, each of which must be processed through 2 machines A and B. Machine A has maximum of 120 hours available and machine B has a maximum of 180 hours available. Manufacturing a bicycle requires 6 hours in machine A and actually इन लोग ने B लिखा हुआ है बट वो 3 है, 3 hours on machine B। ये 3 मैंने पता किया क्वेश्चन, मतलब आगे सोल्यूशन देख के, अपने मन से नहीं बता रही हूँ। मैन्युफैक्चरिंग और ट्राइसिकल रिक्वायर्स 4 hours ऑन मशीन ए एंड 10 hours ऑन मशीन बी। तो यहाँ पे हमको दिया है कि मशीन बाइसिकल को कितना टाइम लगता है और ट्राइसिकल को कितना टाइम लगता है, और ए और बी के पास मैक्सिमम कितना घंटा है। इफ प्रॉफिट्स आर ₹180 फॉर अ बाइसिकल एंड ₹220 फॉर अ tricycle, determine the number of bicycles and tricycles that should be manufactured in order to maximize the profit। तो हमें यही पता करना है कि कितने बाइसिकल और कितने ट्राइसिकल बनाने हैं ताकि हमारा प्रॉफिट एकदम मैक्सिमम हो, ठीक है। तो पहले तो हमको LPP फॉर्मुलेट करना पड़ेगा और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये भी काफी कुछ दिया हुआ ही है ऑलरेडी क्वेश्चन में। तो पहले तो लेट x नंबर ऑफ बाइसिकल्स एंड लेट y नंबर ऑफ ट्राइसिकल्स बी मैन्युफैक्चर्ड।
व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट? हमको दिया हुआ था कि एक बाइसिकल बनाने पे हमको 180 रुपीज का मिलेगा, तो इट इज 180 इंटू एक्स प्लस 220 इंटू वाई, बराबर। अभी नीचे भी वही लिखना है हमें, क्योंकि वही वापस पूछा गया है हमें। द रिमेनिंग कंस्ट्रेंट्स आर, और कौन से कंस्ट्रेंट्स है? तो कंस्ट्रेंट्स हमको मशीन ए और मशीन बी के हिसाब से लगाना पड़ेगा। तो जो बाइसिकल है उसको 6 घंटे लगते हैं मशीन ए पे, और जो ट्राइसिकल है उसको 4 घंटे लगते हैं। तो आई कैन राइट कि 6x प्लस 4y इज लेसर देन इक्वल टू, उसकी टोटल लिमिट क्या है 120, तो उसका अवेलेबल टाइम 120 है, तो उससे कम ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड वाले के लिए मशीन बी के लिए कंस्ट्रेंट है, तो मशीन बी के पास 120 आवर्स है, और बाइसिकल को लगते हैं 3 घंटे और ट्राइसिकल को लगते हैं 10 घंटे। तो ये 3x प्लस 10y इज लेसर देन इक्वल टू 180, बराबर। तो अभी हमारे पास हमारे दोनों कंस्ट्रेंट्स है, और x एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ऑलरेडी दिया हुआ है। सो देयरफॉर द LPP इज मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 180x प्लस 220y, ठीक है, सब्जेक्ट टू 6x प्लस 4y इज लेसर देन इक्वल टू 120 एंड 3x प्लस 10y इज लेसर देन इक्वल टू 180। ओके, अब हमें इन दोनों को प्लॉट करना है, तो उसके लिए भी हमें टेबल बनाया हुआ है ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में। तो अगर हम पहले वाले के लिए हम अगर y में 0 रखते हैं तो फिर x की वैल्यू आती है 20, तो अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आएगी 30। तो हमारे दोनों पॉइंट है 20,0 एंड 0,30, साइन लेसर देन इक्वल टू है, इसलिए ओरिजिन साइड पे है। नेक्स्ट, अगर इसमें हम y के बदले 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी 180 डिवाइडेड बाय 3, तो 60, एंड नेक्स्ट अगर x के बदले 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आएगी 18। तो ये है 60,0 एंड 0,18, ये भी लेसर देन इक्वल टू है, तो इसका भी क्या आएगा ओरिजिन साइड पे ही आएगा। अब जैसे कि मैं कह रही थी, जो ऊपर वाला डायग्राम है वो इसके लिए लॉजिकल है, तो इसलिए मैंने वही डायग्राम बनाया है यहाँ पे, और इसका लेबलिंग लेकिन किया है मैंने ढंग से। तो जब हम ड्रॉ करते हैं और शेड कर देते हैं तो हमें ये वाला जो रीजन है वो हमारा फीजिबल रीजन मिलता है। ओके, नाउ वंस वी हैव डन दिस, नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज इन द z। तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रख दिया है ताकि थोड़ा फास्ट लिख पाऊं मैं। ओके, अभी व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z? इट इज 5100 and it occurs at the point b which is 10,15, that is when x is equal to 10 and y is equal to 15। ठीक है, तो ये तो हमने मैथमेटिकली सॉल्व किया, लेकिन इसका मतलब क्या है कंपनी के हिसाब से? दस कंपनी गेट्स अ मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ ₹5,100 when x is equal to 10 and यहाँ से लिखना है हमें 10 and 15। ठीक है, तो when x is equal to 10 number of bicycles and y is equal to 15 number of bicycles are manufactured। ठीक है, तो हमको अगर हमारे कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट बनाना है तो 10 बाइसिकल और 15 ट्राइसिकल बनानी चाहिए, तो हमको 5,100 का प्रॉफिट होगा।